नमस्कार सभी को। आज मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा हमारी एक क्लाइंट के बारे में, जिनका 33 इयर्स एज है। उनका डिवोर्स हो चुका है और उनको सेकंड मैरिज करना है, बट उनको लास्ट 3 साल से ढूँढने पे भी कोई पार्टनर वैसा मिल नहीं रहा है। तो आज हम उनकी पूरी केस स्टडी को समझेंगे, उनकी प्लेसमेंट्स को समझेंगे। आज मैंने यहाँ पर बर्थ चार्ट और नवांश चार्ट उनका लिया है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको पूरी तरीके से स्टोरी समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैम के चार्ट का जो असेंडेंट है वो है एरीज। फर्स्ट हाउस में एरीज मेष राशि है। अब मेष राशि वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, कंट्रोल अपने हाथ में रखने वाला होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, किसी चीज से डरता नहीं है, किसी के सामने अननेसेसरी झुकता नहीं है। ये होती है एरीज की क्वालिटी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एरीज वाला पर्सन है, फिर आप देखोगे इनका 10th हाउस सैटर्न। तो सबसे पहले तो मैंने पूछा आपको जॉब देर से मिली होगी, तो उन्होंने बताया ये सर 7-8 ईयर्स का स्ट्रगल था, तब जाकर गवर्नमेंट जॉब मिली। फिर शादी हुई, बट 1-1.5 साल में ही शादी नहीं चली, तो उसके बाद से वो वेट कर रही हैं फॉर सेकंड मैरिज। दैट वाज द शॉर्ट स्टोरी। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई कि किसी एक अच्छे सुंदर दिखने वाली लड़की गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी 3 साल से शादी क्यों नहीं हो पा रही। तो आप देखेंगे ना, तो एरीज के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि एरीज एसेंडेंट के कारण ना रिलेशनशिप्स में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, और खासकर जब हमारा पहला एक्सपीरियंस खराब हो तो दूसरे के लिए तो हम और ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। सो सेकंड इश्यू इज़ दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। फिर ऐसा पार्टनर हमें एक्सेप्ट नहीं होता जो इमोशनली हम पे डिपेंडेंट है। हम सामने वाले पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो ही हम पे अगर हो रहा है मैन होकर के डिपेंडेंट, तो वो चीज़ एक रेड फ्लैग बन जाता है और इंटरेस्ट नहीं आता, टर्न ऑफ होता है बेसिकली। उसके बाद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ओवर थिंकिंग भी क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई एरीज मार्स की एनर्जी है, तो होगा ही। तो ये थी पहले घर का इशू। फिर दूसरे घर में क्या इशू हो रहा है, आप देखोगे तो सूर्य, मरकरी एंड मून साथ में बैठे हैं। अब जब चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठ जाए ना, और दूसरे घर पे, तो क्या होता है, ईगो ड्रिवन हमारी लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि दूसरा घर लैंग्वेज का भी होता है। तो इसकी वजह से एक ईगो, ईगो कैसा होता है, मैं ही सही हूँ, हर बार मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो जब हम गलत हो ही नहीं सकते, हम बिल्कुल भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। उसके बाद आप देखोगे ना, सबसे खतरनाक प्लेसमेंट है, वीनस और मार्स साथ में बैठे हैं। अब व्हाट हैपेंस इज दैट जब भी वीनस और मार्स साथ में कंजंक्शन में होते हैं, तो हमेशा एक लड़ाई रहती है, पैशन वर्सेस कन्फ्लिक्ट। आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होगा, किंग्स होंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, डिजायर बहुत हाई है और पार्टनर अगर उसको मैच नहीं कर रहा है, तो ऑलवेज वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, ऐसे पर्सन का बहुत हाई चांसेस है कि दूसरी कास्ट में शादी हो, या दूसरी सिटी लोकेशन में हो, कि कोई जयपुर का है तो उसकी शादी हो सकता है आंध्र प्रदेश में कहीं पर हो, या कर्नाटका में हो, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाए। तो ऐसी जगहों पे मैच मिलना ज़्यादातर देखा गया है चार्ट में। फिर सैटर्न है, तो वो डिले तो करता ही है मैरिज फैक्टर को। फर्स्ट मैरिज भी काफ़ी डिलेड थी, 29 करीब पे, आप समझ लो 28-29 पे। ओके, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, आप अगली प्लेसमेंट अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो ये देखो हो क्या रहा है सामने वाले पर्सन के साथ। मेजर इशू, पास्ट एक्सपीरियंस खराब था, तो ट्रॉमा ने और गंदी बाउंड्री सेट कर ली। अब बाउंड्रीज हमने और खतरनाक वाली बना ली है अपने अराउंड। तो पार्टनर सिलेक्शन में भी हम पुट कर रहे हैं कि पहले वाला तो बहुत घटिया था, अब तो ये हम कुछ भी कॉम्प्रो नहीं करेंगे, इस वजह से भी नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनका डिजायर क्या है चार्ट के हिसाब से, इंटेंसिटी, सेक्सुअली अग्रेसिव। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, शी वॉन्ट्स एग्रेसिवनेस बट शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट, और रिजेक्ट कर रहे हैं स्टेबल मैन को, जो भी बहुत स्टेबल बोरिंग सी लाइफ है ना, डेली टू डेली, वो बोर कर रही है। तो इस वजह से मेनली इनको इश्यूज आ रहा है। तो हमने बाकी और भी चार्ट्स देखे, बहुत सी चीज़ें देखी, मून चार्ट देखा, कई चीज़ें देखी। इनको क्या करना चाहिए, लुक फॉर स्टेबिलिटी। जिनकी भी कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स हैं, आप हमेशा समझो, लुक फॉर स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल शादी। स्टेबल बोरिंग लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, खासकर जिनकी भी मार्स सूर्य अगर बैठ जाए आपके लैंग्वेज पे, टोन पे, जैसे सेकंड हाउस पे, तो बहुत ध्यान रखें, बहुत सोच समझ के नाप तौल के बोलना होता है। ठीक, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के बाद जो हमने चार्ट एनालिसिस किया, तो जो बेस्ट डेट्स निकल के आ रही हैं कि इनकी शादी कब हो सकती है, तो वो है नवंबर 2027 या फिर नवंबर 2028। ये दो बहुत ही मेजर विंडोज हैं, और मेरे प्रेडिक्शन जनरली सही रहे हैं इस मामले में, तो यहाँ पर इनकी शादी हो सकती है। ओके, फिर एक फैक्टर और दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखोगे जो राहु है वो 9th हाउस में बैठा है,
9th हाउस भी हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके? तो होता क्या है, ऐसे पर्सन को देखा गया है जब राहु यहाँ बैठा होता है तो अनयूजुअल मैन होंगे, अनयूजुअल यानी पार्टनर देखकर कोई कहेगा कि यार ये तो साथ में अच्छे लग ही नहीं रहे हैं, ये कैसा अजीब सा बंदे के साथ है इतनी अच्छी लड़की, ये पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल अफेयर्स के चांसेस है और हुकअप्स के भी चांसेस होते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट का चार्ट है उसमें उनके कई हुकअप्स भी रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में, क्योंकि वो ढूंढने की तलाश की, बट जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थी वो मिली नहीं। जैसे लोग मिले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली यूज करने की कोशिश की, ना कि एक स्टेबल मैरिज की तरफ जाने की, ओके? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी प्लेसमेंट्स अगर राहु 9th हाउस में हो या फिर 5th हाउस में हो, वीनस और मार्स कंजंक्शन पे हो, सन और मून साथ में ऐसे बैठे हों, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम अपनी टोन लैंग्वेज पे बात करें, बहुत संभाल के बोलें। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है, खासकर ऐसी प्लेसमेंट्स में जब हमारे डिले आ रहे हों, कि हमारे अंदर की जो बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है ना, उसको हमें निकालना चाहिए। तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी निकले, तो आपका माइंड थोड़ा शांत रहे। मेडिटेशन बहुत अच्छा करना चाहिए, पूजा पाठ में ज़्यादा लगना चाहिए। तो कुछ हमने उनको पूजा पाठ से रिलेटेड जो उनके चार्ट स्पेसिफिक थी, वो चीज़ें भी बताई हैं, होपफुली वो उनको वर्क करेंगी। सो ये एक चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस-किस तरीके से आपकी प्लेसमेंट्स आपको कैसे अफ़ेक्ट करती हैं, तो कैसे आप अपने माइंडसेट के दम पे, माइंडसेट के पावर्स के दम पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप यहाँ तक रुके हैं वीडियो में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लैनेट्स पूरी तरह से हमको कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि अगर पूरी तरीके से हमें कंट्रोल कर रहे होते, तो रावण का नाम तो सबने सुना है। रावण ने तो ग्रहों को कंट्रोल कर लिया था, बाँध कर रख लिया था। तो आप भी अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने लिए पॉज़िटिव बना सकते हैं। किसी का नीच का सैटर्न है, आप उसको उच्च का बना सकते हो, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से। तो उस चीज़ के लिए आपको लेकिन स्पिरिचुअली इंडल्ज होना पड़ेगा। आप नाम जप करो, मंत्र जप करो, सबसे पावरफुल होते हैं मंत्र जप। परमिशन लेकर, किसी अच्छे गुरु से गाइडेंस लेकर, आपकी लाइफ में बहुत अंतर आता है इसकी वजह से। तो अभी जो हमारे क्लाइंट है उनको तो हमने जो रेमेडीज़ दी हैं, तो डेफ़िनेटली वो उनके लिए वर्क करेंगी। और नेक्स्ट 1-2 काउंसलिंग सेशन होंगे जो, तो उसमें हम बात भी करेंगे, उनसे समझेंगे भी चीज़ें। अगर आपको भी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कोई काउंसलिंग रखनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। इंस्टाग्राम पे जाकर तत्वमसी एस्ट्रो में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, चार्ट स्पेसिफिक, प्लेसमेंट स्पेसिफिक, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए।